नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा ERCP सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद व केंद्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने कहा कि हम सभी भलीभांति जानते हैं कि दुनिया के सार्वभौमिक सत्यों में से एक सत्य यह है कि जल ही जीवन है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा ERCP सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद और केंद्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने कहा कि हम सभी भलीभांति जानते हैं कि दुनिया के सार्वभौमिक सत्यों में से एक सत्य यह है कि जल ही जीवन है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP पर अब हल निकलने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे पर चल रहा विवाद का डबल इंजन की सरकार ने अंत किया है। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों में MOU हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, इसका तोहफा 13 जिलों 40% जनता को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए भी 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसके अंतर्गत जो ये ऐतिहासिक कल समझौता हुआ है, ये 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगा। उसमें अजमेर जिला भी है। विशेष तौर से अजमेर जिले के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट था। सिंचाई की तो बात छोड़ो, पीने का पानी भी जो पूर्ववर्ती 5 साल कांग्रेस से सरकार रही है, यहाँ अजमेर शहर एक स्मार्ट सिटी का चयन किया था। वहाँ भी बेहतर घंटों में पानी नहीं आ रहा था, परंतु अब इस परियोजना ERCP की इस परियोजना के तहत जो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसके तहत एक बहुत बड़ा सिंचाई को पानी मिलेगा और 40% जनता को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यादव साहब, इन्होंने कल समझौता और जल सेक्रेटरी सारे मिलकर जो कल समझौता हुआ है, ये एक बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए 13 जिलों की जनता को इतना फायदा होगा, सिर्फ पानी और सिंचाई के लिए नहीं, इससे हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारी शैक्षणिक गतिविधि भी बढ़ेगी और ये 13 जिला हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ये नदी जोड़ो योजना जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जो सपना सजोया था, वो काम क्योंकि मनमोहन सिंह जी आगे थे और वो काम ठंडे बस्ते में चला गया था, परंतु उस काम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज वो सपना साकार लिया जा रहा है और ये जल्दी से जो समयबद्ध ये काम शुरू होगा। और विशेष तौर से अजमेर जिले को, अजमेर शहर हो चाहे गाँव हो, इसमें बहुत बड़ा ये फायदा होने वाला है। पानी की संकट पीने का तो होगा ही, सिंचाई की जो सुविधा भी होगी और एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि स्वर्ण अक्षर में ये कल का जो दिन था 28 जनवरी ये लिखा जाएगा। मोती मानस चून बिन पानी सब सून। और अजमेर की इस व्यथा और इस पीड़ा का निस्तारण इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि माननीय मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने केंद्र की डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर के इस परियोजना पर कल सहमति प्रदान की। राजस्थान के 13 जिलों में 2,80,000 हेक्टेयर भूमि इस पानी से सिंचित होगी और इन 13 जिलों की प्यास बुझेगी। अजमेर जो 72 से 96 घंटे तक जिसको पानी की आस में तरसता था, पिछले 5 साल में 96 और 108 घंटे गया, उस अजमेर में अब पानी जल्द से जल्द आएगा। 40,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार इस ERCP योजना में दे रही है और 10% भाग राजस्थान की सरकार उसमें देगी और 10% भाग मध्य प्रदेश की सरकार देगी। पार्वती, काली सिंध, चंबल, इनको वाटर अपलिंकिंग करके जो अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का, उसको हम पूरा करेंगे और निश्चित ही इस परियोजना का लाभ राजस्थान के 13 जिलों को ही नहीं, अजमेर को ही नहीं,
पूरे राजस्थान को मिलने वाला है। टूरिज्म भी डेवलप होगा, पानी का सिंचित क्षेत्र भी बढ़ेगा और हमारी इस पानी की समस्या का, क्योंकि राजस्थान को रेगिस्तान कहा जाता, वो राजस्थान अब हरियालिस्तान। अजमेर रेंज के 7 जिलों के पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर 34 पुलिस के जवानों को अजमेर आईजी लता मनोज कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, एडिशनल एसपी वैभव शर्मा सहित पुलिस के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। अजमेर रेंज के 7 जिलों के पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर 34 पुलिस के जवानों को अजमेर आईजी लता मनोज कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। लता मनोज कुमार के पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर आईजी और पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस के जवानों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, एडिशनल एसपी वैभव शर्मा सहित पुलिस के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। आज पुलिस लाइन अजमेर में हमने अपने अजमेर रेंज के जो ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, इनके जो पुलिसकर्मी हैं उनको उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट पदक वितरित किए हैं। उसके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 34 हमारे ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी हैं, उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, उनको आज हमने पदक वितरित किए हैं। इस तरह जो पदक वितरण समारोह होते हैं, ये न केवल इन पुलिसकर्मियों की जो मेहनत है उसका एक्नॉलेजमेंट है, उनके अच्छे कार्य का एप्रिसिएशन दर्शाता है, बल्कि इनको और आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे बाकी पुलिसकर्मियों को भी ये पदक और अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान इस मौके पर सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री का संबोधन और छात्र छात्राओं से वार्तालाप दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के अनेक तरीके बताए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान देश के करोड़ों छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। इस मौके पर सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री का संबोधन और छात्र छात्राओं से वार्तालाप दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छात्राओं को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के अनेक तरीके बताए गए। उन्होंने इसमें शिक्षकों की तारीफ करते हुए उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई। पीएम मोदी ने कहा कि संगीत ऐसा अमृत है जिसके माध्यम से भी तनाव को दूर किया जा सकता है और संगीत के शिक्षकों को भी छात्र छात्राओं को संगीत के माध्यम से तनाव दूर कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को चाहिए कि पढ़ाई के प्रति पूर्ण रुचि पैदा की जाए, जिससे तनाव भी दूर होगा और शिक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी। परीक्षा में कार्यक्रम के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों को जो संबोधन दे रहे हैं, बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत ही परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए विस्तृत जानकारी और बहुत ही संवेदनात्मक रूप से वह प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों को कि परीक्षा के समय तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। इसमें शिक्षकों की भी महती भूमिका है, जिसमें अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि संगीत का जो शिक्षक है वो बच्चे के तनाव को प्रारंभ में संगीत के माध्यम से ही तनाव को कम कर सकता है और बच्चे प्रारंभ से ही इस प्रकार के वातावरण को बनाएं कि वो परीक्षा का जब समय आता है तब वो तनाव युक्त हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बच्चों को और सहज रूप में बच्चों को ये प्रस्तुत की जा रही है, तो बच्चों को भी इससे बहुत ही लाभ प्राप्त हो। शिक्षकों की भी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षकों की भी महती भूमिका होती है कि वातावरण को ऐसे सहज बनाया जा सकता है कि प्रारंभ से ही बच्चे जो हैं वह शिक्षा के प्रति रुझान, पढ़ाई के प्रति रुझान उनके मन में जागृत हो और वो निरंतर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक के साथ 26 जनवरी को चौपाटी पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। इसके बाद बदमाशों द्वारा युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आज इसी बात को लेकर युवक और उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक के साथ 26 जनवरी को चौपाटी पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। इसके बाद बदमाशों द्वारा युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। युवक के साथ आए लोगों ने बताया कि मारपीट करने वाले बदमाश अभी भी बाहर घूम रहे हैं और लगातार पीड़ित को धमकी भी दी जा रही है। आज इसी संदर्भ में युवक और उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। ये 26 तारीख की 2 बजे की घटना है। मैं चौपाटी वीडियो बनाने गया था तो 2 छोरे आए थे। उन्होंने मेरे को बोला क्या कर रहा है, तो मैंने बोला तुमको क्या मतलब, तो मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे को बताऊं क्या, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो फिर बोला आ रहे हम 2 मिनट रुक जा। तो वापस आए 15-20 छोरे लेके, तो मेरे को बहुत बुरा मारा। फिर मेरे को मुर्गा बना दिया, बोले पापा बोल। फिर मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया इन्होंने और 1-2-3 जनों ने वीडियो बना ली। शाहिद, अमजद
और पुष्पेंद्र, कुलदीप और रोहित। हाँ, पापा थाने में गए, पापा को ही गिरफ्तार कर लिया था सिविल लाइन थाने में। एक कोई समुदाय विशेष के व्यक्ति थे, मतलब पूरा गैंग बना के प्लानिंग के रूप में इस बच्चे को, हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे को, जो कि रील बना रहा था अपने अकेला यहाँ पे चौपाटी के इधर, उनको सुनियोजित करके इनको मारा गया है ना। और फिर उसको जाति सूचक शब्दों से भी बोला गया, और ऐसा ये बच्चा बता रहा है कि इसके ऊपर टॉयलेट करके ये भी बोला गया है कि पिताजी बोलो ना। ये अपने आप में एक गंभीर विषय है, पुलिस को सोचने वाला विषय है कि किस तरीके का समाज आप दे रहे हैं कि एक वाल्मीकि समाज के बच्चे के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। तो हमारा ये निवेदन था माननीय एडिशनल एसपी साहब से कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है ना इस बच्चे की वीडियो वायरल कर रहे हैं। बच्चा इतना गंभीर रूप से परेशान हो रहा है, मानसिक रूप से तो परेशान, साथ साथ इसके शारीरिक रूप से भी परेशान है, और आप इसका ध्यान में दें। पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि इसके जल्द से जल्द कार्रवाई करके, और दुर्भाग्य की बात ये अभी तक बच्चे जो करने वाले व्यक्ति हैं वो भी पकड़े नहीं गए, और कल रात को वापस धमकी देके गए कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। मेरा निवेदन है एडिशनल एसपी साहब से, इसे तुरंत कार्रवाई करी जाए और इस वाल्मीकि समाज के मेरे भाई के तुरंत इनके इंसाफ मिला है। तो मैं ड्यूटी से फटाफट घर पर आई, देखा तो एकदम खून खान हो रहा था बिल्कुल। मैं इसको 4-5 दिन से मना कर रही थी, तू घर से बाहर मत निकलना, लेकिन ये 26 दिन वाले दिन घर से बाहर निकल गया, और ये वहाँ पर गया और वो लोग इसको देख के गए। उसके बाद में 20-25 जने गए और उसको इतना बुरा मारा। फिर इसने रोते रोते है ना इसके पापा के पास और मेरे पास में फ़ोन करा। फिर हम लोग गए तो इससे उठना भी नहीं आ रहा था, और ये चक्कर खा के वहाँ पे गिरा हुआ था। जो भी कपड़े पहन रखे थे सब फाड़ दिए थे इसके। इसकी फोटो खींचने गया था ये 26 वाले दिन। कुछ भी नहीं हुआ था, ठंडा माहौल था, लेकिन उन लोगों को बस खार निकालनी थी। गए और इसको इतना बुरा मारा कि इससे उठना भी नहीं आया। वहाँ पर धमकी और दे रहे। शाम को इन्होंने फोन करा उस लड़के ने कि घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो है ना तेरे को शमशान में ना जिंदा जला देंगे। अभी तो मालूम नहीं पड़ा है, बस्ती के ही हैं, उधर के गरीब नवाज मेडिकल है वहीं के हैं वो लोग। वीडियो वगैरह भी है उसके फोन में, उन्होंने वीडियो सब दूर भेज दी उसकी वीडियो वगैरह भी। हाँ, थाने पे गए थे, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई नहीं करी। और मैं रात को 3 बजे भी गई थी तो पुलिस वालों ने मुझे भगा दिया कि आप चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। हम यहाँ ये सिविल लाइन थाना है ना, यहाँ पे गए थे। रात को कम से कम 4-5 बार चक्कर लगाए, फिर उठा के उन्होंने मेरे पति को बंद कर दिया। फिर मैंने उनसे बोला कि उनको छोड़ो, फिर उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और मेरे को भी भगा दिया कि जाओ। तो मैंने बोला कि सर हमारे बेटों को इतना बुरा मारा, ये नहीं देख रहे आप? तो बोले पुष्कर में सैकड़ों लोगों द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का ERCP मामले पर आभार जताया। इस मौके पर रावत ने कहा कि बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के तहत जल अजमेर जिले एवं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के मुहानी, कायड़, सिंगला जैसे प्रमुख तालाबों और बांधों से होते हुए पवित्र पुष्कर सरोवर में भी पहुंचेगा। बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के तहत जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से अब जल्दी मध्य प्रदेश के चंबल का पानी अजमेर जिले और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के मुहामी, कायड़, सिंगला जैसे प्रमुख तालाबों और बांधों से होते हुए पवित्र पुष्कर सरोवर में भी पहुंचेगा। इससे पुष्कर विधानसभा के बाशिंदों को बीते काफी समय से आ रही पेयजल की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। विधानसभा ने मुख्यमंत्री भजनलाल और जल संसाधन मंत्री रावत का आभार भी जताया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का MOU हस्ताक्षरित हुआ है। दोनों जिलों में इस परियोजना से चंबल के पानी को राजस्थान में लाने की ड्राइंग, वित्तीय भार एवं संसाधनों आदि पर सहमति हो चुकी है। ERCP परियोजना विगत कई दशकों से लंबित चल रही थी। राजस्थान के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की प्रतीक्षा पूरा राजस्थान कई वर्षों से कर रहा था, लेकिन राजनीतिक कारणों से जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, सिर्फ उसको लटकाने के अलावा, सिर्फ इसमें कमियां निकालने के अलावा, सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर हर चीज ढोलने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, कि उनकी इच्छा शक्ति के कारण ही आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो वर्षों से नदी जल विवाद था, आज वो समझौते का मूर्त रूप ले लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज राजस्थान को ये सौगात मिली। और इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद हमारे 13 जिले राजस्थान के, जिसके अंदर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर
धौलपुर, ये 13 जिले की जनता इससे लाभान्वित होगी। पीने की पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा भी 2,80,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि इससे संचित होगी। तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी ये परियोजना साबित होगी। मैं एक बार पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस योजना को मूर्त रूप में ये कैसे लागू हो, यहाँ तक हम पहुंचे। आज दोनों राज्य की आपसी सहमति बनी है। इसके अलावा भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में, इस समझौते को करने में यहाँ तक पहुंचे। पिछली सरकार तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल लटकाने में रही। जिस सरकार को 5 साल इस समझौते में हस्ताक्षर में लग गए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को। सिर्फ 5 सप्ताह के अंदर ये काम उन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। और ये परियोजना आने के बाद हमारे अजमेर जिलों के अंदर भी पूरा इसका लाभ मिलेगा। अजमेर जिले के जो मुख्य बांध है इससे जोड़े जाएंगे। अगर हम पुष्कर की बात करें तो काइट तालाब को भी इस योजना से जोड़ने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। काइट तालाब में पानी आने से आसपास के नंदी नाले और हमारे बाले तो रिचार्ज होंगे ही, लेकिन तीर्थराज पुष्कर के अंदर भी हम चंबल का पानी पहुंचाएंगे। और काइट के तालाब में पानी डलने से आसपास के 100 से 125 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। और ये जो लूनी नदी है सांबर तक इस परियोजना का लाभ मिलेगा। एक बार पुनः मैं तमाम उन लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार पुनः मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज इसी के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह जहां से ये योजना गुजरेगी वहां पे आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी करके लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा भी इस ऐतिहासिक निर्णय, इस ऐतिहासिक फैसले, इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल सवेरे जयपुर पधारेंगे। तो एयरपोर्ट पे हम सभी जो प्रमुख सभी लोग हैं, हमारे विधायकगण, आम जनता, हमारे कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का एयरपोर्ट पे 9:30 बजे स्वागत करेंगे। आज हमारे पुष्कर विधानसभा के विधायक जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनके अथक प्रयासों से चंबल का पानी हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्रों के कई गांवों के अंदर आ रहा है, जिससे कई किसान लोग लाभान्वित हो गए और कई गांव लाभान्वित हो गए। पानी से जल समस्या का निराकरण होगा। इसकी खुशी का इजहार करते हुए पुष्कर नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आतिशबाजी कर करके खुशी का इजहार किया गया है। आज ये 32 जिलों की, जिसमें 13 जिलों की जो ERCP के तहत जो योजना बनी हुई थी, उसको आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यादव जी ने मिलकर इसको अमली जामा बना दिया है। इसके तहत 13 जिलों में जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति होगी। और पुष्कर विधानसभा का जो कायट तालाब है उस पर यह चंबल का जो पानी आएगा उससे आसपास के जैसे रूपनगढ़, नरवर, जो आसपास क्षेत्र है उसमें जो किसानों की जो पानी की कमी थी वो पूरी होगी। और जो पेयजल की समस्या हमारे यहाँ थी किशोरपुर में कम पानी की वजह से, वो भी हमारे यहाँ पूरी होगी। उसके लिए हमने आज आतिशबाजी करके और माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत है, उनके लिए धन्यवाद के लिए हमने यहाँ आतिशबाजी करके धन्यवाद। ऋषि उद्यान में 26 से 28 जनवरी के मध्य चल रही रामकथा व यजुर्वेद पारायण यज्ञ का आज समापन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भजन सम्राट एवं कथावाचक आचार्य कुलदीप आर्य रामकथा का वाचन किया। वहीं आचार्य शक्तिनंदन द्वारा यजुर्वेद पारायण यज्ञ का कार्य कराया गया। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। ऋषि उद्यान में 26 से 28 जनवरी के मध्य चल रही राम कथा व यजुर्वेद पारायण यज्ञ का आज समापन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भजन सम्राट और कथावाचक आचार्य कुलदीप आर्य रामकथा का वाचन किया। वहीं आचार्य शक्तिनंदन द्वारा यजुर्वेद पारायण यज्ञ का कार्य कराया गया। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। कथा के दौरान कथावाचक कुलदीप आर्य ने भगवान श्री राम के वनवास जाने के दौरान के प्रसंग को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भरत ने भगवान राम को वापस लौटने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने भरत को समझाया कि वे आर्य हैं, इसलिए वचनबद्ध होने के कारण वे अयोध्या वापस नहीं जा सकते। आचार्य ने भरत की विशेषता बताते हुए कहा कि भरत जैसा भाई सभी को मिले। उन्होंने कहा कि तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। उन्होंने भक्तों को रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए के रामायण प्रसंगों को बड़े ही तार्किक अंदाज से समझाया। आचार्य कुलदीप ने रामकथा के माध्यम से श्रोताओं को जीवन में मर्यादा रखने का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि जब तक भगवान राम वनवास नहीं गए थे तब तक वे केवल राम कहलाए, वनवास से लौटने पर वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। कार्यक्रम के अंतिम दिन पूर्ण आहुति का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक यजमानों ने उपस्थित होकर हवन यज्ञ में भाग लिया। ये यजुर्वेद का यज्ञ और राम कथा का आयोजन किया गया है अजमेर ऋषि उद्यान में। तो सुबह तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हवन जो है यजुर्वेद का यज्ञ चलता है। 1 से 4 राम कथा और पुनः शाम को 5 से 7 बजे यजुर्वेद का यज्ञ है। ये श्री NS निर्वाण जी के द्वारा आयोजन किया गया है। ये ऋषि उद्यान के अंदर 3 दिवसीय यजु पारायण यज्ञ चल रहा था और साथ ही साथ राम कथा का प्रोग्राम भी चल रहा था। सुबह के समय पे यजुर्वेद यज्ञ चल रहा था, जो कि सुबह 7:30 से 10:30 के लगभग हुआ करता था। दिन में 1 से 4 राम कथा का, जो कि आचार्य कुलदीप मेरठ से पधारे थे और राजस्थान के विभिन्न जगहों से भी लोग आए जिन्होंने इस राम कथा के बारे में जाना। और शाम को पुनः फिर 5:30 से 7:30 बजे यजुर्वेद का यज्ञ पारायण चलता है। और आज अभी अंत में 28 तारीख को इसकी पूर्ण आहुति का प्रोग्राम चल रहा है। राम कथा के माध्यम से जैसे कि सनातन धर्म के बारे में और श्री राम के बारे में हमें पता पड़ा। यजुर्वेद यज्ञ जो हुआ इसमें हमें सनातन धर्म के अंदर जो हमारे ये वेद हैं इनके बारे में ज्ञान दिया गया हमें। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित का सम्मान किया गया। इस मौके पर महासंघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी को जयपुर में महामहिम राज्यपाल और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की उपस्थिति में सम्मान किया गया था। उसी को देखते हुए आज महासंघ द्वारा भी जिला कलेक्टर का स्वागत व सम्मान किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित का सम्मान किया गया। इस मौके पर महासंघ के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी को जयपुर में महामहिम राज्यपाल और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के समक्ष उनका सम्मान किया गया था। यह सम्मान विधानसभा चुनाव में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए किया गया था। इसी के मद्देनजर आज कर्मचारी महासंघ द्वारा डॉक्टर भारती दीक्षित का सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। सर, आज जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित जी जो हमारे अजमेर की लोकप्रिय कलेक्टर हैं, तो हमने अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से सभी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। और चूँकि अभी जो विधानसभा के चुनाव गए थे उसके अंदर इन्होंने और पूरे अजमेर ज़िले के कर्मचारियों ने, उनकी टीम ने पूरा एक अच्छा काम किया था, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी। तो इनको राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने वहाँ पे जयपुर के अंदर 25 तारीख को जनवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र साहब और सुधांशु पंत साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है और जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है प्रवीण गुप्ता साहब, उनकी सदारत में, उनकी उपस्थिति में इनको सम्मानित किया गया था। तो हमने आज हमारे एकीकृत महासंघ की ओर से और एडीएम सिटी जो जगदीश प्रसाद जी है उनकी उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे सभी साथियों की ओर से, हमने पूरे यूनियन की ओर से, अजमेर की ओर से और मीडिया के बंधुओं की ओर से भी हमने मैडम का स्वागत किया है और उनका शुक्रगुजार किया है कि आपको लंबी आयु दे, दीर्घायु दे और ऐसे जिला कलेक्टर हमारे अजमेर के अंदर सुशोभित होते रहे ताकि हमारे अजमेर का भी गौरव बढ़ता रहे। और हमने उनको फूलमालाएं दी, उनको मिठाई खिलाई और उनको शॉल ओढ़ाया और एक मूवमेंटो। अजमेर जटिया पंचायत संस्था द्वारा आयोजित आम सभा का समापन हुआ। आम सभा के पूर्व अध्यक्ष अजमेर जटिया पंचायत संस्था द्वारा आयोजित आम सभा का समापन हुआ। आम सभा पूर्व अध्यक्ष रामलाल सबलानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें समाज के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस चर्चा में समाज के विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। अजमेर जटिया पंचायत संस्था द्वारा अजमेर जटिया का आम सभा का समापन किया गया। आम सभा पूर्व अध्यक्ष रामलाल सबलानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें समाज के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस चर्चा में समाज के विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही समाज की कार्यकारिणी के चुनाव 28 अप्रैल को कराने की भी घोषणा की गई। इस आम सभा में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजमेर जटिया पंचायत संस्था की आज एक आम सभा हुई। आम सभा किसी कारणवश पहले जो आम सभा हुई उसे बंद कर दिया गया, फिर नई आम सभा हुई। उसके सभापति जो है श्री रामलाल जी सबलानिया साहब थे और उनकी अध्यक्षता में ये सभा हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 28 अप्रैल को चुनाव होंगे और कार्यान्वित जो है ये करीब मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। फार्म देना करना और ये सारे हो जाएंगे। इस बीच में एक रविदास जयंती आ रही है और एक विवाह
सम्मेलन फुलरादू जा रहा है। अगर समाज चाहेगी तो ये फुलरादू होगा और रविदास जयंती जो है ये होगी, अन्यथा 28 अप्रैल को चुनाव होना बिल्कुल तय हुआ है, जिसमें समस्त समाज एक होकर के उन्होंने निर्णय लिया है। अजमेर जटिया पंचायत संस्था अजमेर की ओर से आज आम सभा रखी गई, जिसमें आज की आम सभा के सभापति श्री रामलाल जी सबलानिया पूर्व अध्यक्ष रहे और उनकी सहमति और आमजन पूरे समाज की ओर से सहमति तय की गई कि आने वाली 28 अप्रैल 2024 को। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें 100 मिनट।